हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। लेकिन दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये घंटी वाला बटन दिखता है उसको ज़रूर दबाएं। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी लाइव क्लास आएगी तो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप कैसा हो सकता है दोस्तों? जी हाँ, आपको बताना कि आपकी कक्षा का एक छात्र है राजू, कोई भी नाम हो सकता है। तो अगर वह सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या हो सकता है? औसत से कम, औसतन, औसत से अधिक, या फिर कह नहीं सकते। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। एक टफ प्रश्न में आता है, एक टफ प्रश्न में इसको काउंट कर सकते हैं यदि आपने इस प्रश्न को नहीं पढ़ा होगा तो। जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं औसतन का मतलब होता है औसत के अनुसार। ठीक है, तो औसत के अनुसार नहीं है, ये क्या है, औसत से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, ये क्वेश्चन होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और इसको आपको बताना है कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। कार्यात्मक क्रिया बताना है कि इसमें से कौन सी है पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए। ठीक है, अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा से जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुंह जवानी याद कर लेना, या फिर माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो आपको बताना है पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप हो सकती है। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि अपने साथ की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें जो घुल मिल जाते हैं वो पूर्व माध्यमिक बच्चे नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, ये ऐसे बच्चे नहीं होते। और हम बात करें मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, हो सकता है दोस्तों, लेकिन हो सकता है इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है। अगला 10 तक के पहाड़ों को मुंह जवानी याद कर लेना। देखिए, याद कर लेना मतलब रट्टा मार प्रणाली, तो रट्टा मार तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग मना किया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। माध्यमिक कक्षा के, अरे भाई जब पूर्व माध्यमिक है तो माध्यमिक में तो पहुंचना ही नहीं है उसे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न है, इसका आपको बताना है उत्तर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे दोस्तों? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को बहुत अच्छा मान सकते हैं। तो बताइए कि आपकी कक्षा की एक छात्रा है जिसका नाम है रजनी, और उसकी लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, तो उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या फिर रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है? तो एक चीज बताइए दोस्तों, उसका शारीरिक विकास हो रहा है तो इसमें पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है, यानी कि ये वाले से तो कोई मतलब है ही नहीं। रजनी ज्यादा काम करने लगी है, देखिए लंबाई बढ़ने से और काम से उसका क्या तात्पर्य है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन बता, रजनी का विकास तेजी से हो रहा है या फिर वृद्धि तेजी से हो रही है? जी हाँ, तो ध्यान रखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अमूर्त भी हो सकता है, लेकिन वृद्धि हमेशा क्या होती है, वृद्धि किसी बच्चे में वृद्धि होगी तो वो थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा दोस्तों, दिखेगी वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आपको नहीं पता ना, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में ताला लगाकर रख लीजिए इसके लिए। ठीक है, बताना है किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु बाद, 7 वर्ष की आयु बाद, या फिर मां के गर्भ से ही।
जी हाँ, बताएं। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे का जो विकास होता है ना वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि गर्भावस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक चीज आपको बता दूं, यदि आपको फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ और प्रॉपर क्लासेस अगर चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है। जटिल बताना है दोस्तों, किशोरावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्ध प्रौढ़ावस्था। जी हाँ, बताएं। तो अगर हम बात करें, इसी के साथ एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपके लिए। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, आपका जो विकास की सबसे जटिल अवस्था है वो आपकी जटिल अवस्था पूछी जाएगी तो आप कहेंगे किशोर अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए आपके जो विकास होता है, मानव का जो विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से कब होता है, तो आप शैशवावस्था लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए भी। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, क्रोध का या फिर समस्या का। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर देंगे इस प्रश्न के लिए। तो आप समस्या तो काट देंगे, आपको पता है समस्या से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ना ही क्रोध से कोई रिलेशन है, तो प्रतिशोध और वैज्ञानिक अन्वेषक का। तो जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लग जाता है तो ऐसा माना जा सकता है कि वो वैज्ञानिक तरीके से चीजों को हल कर रहा है, यानी कि वैज्ञानिक अन्वेषक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मुझे पता है बहुत से जो हमारे भाई बहन हैं इतने ज़्यादा मतलब इसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं कि वो फ़ोन बहुत सारे रुपए इकट्ठे करके, बहुत मेहनत से रुपए इकट्ठे करते हैं, उसके बाद में एक फ़ोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से पढ़ाई करूंगा। तो उनके लिए मनु वर्मा और श्री गुरु एकेडमी बिल्कुल दोस्तों 100% सफलता के साथ आपको सफलता दिलाने के लिए तैयार है दोस्तों, आप बस बने रहिए। ठीक है, अब बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है दोस्तों। जो कारक नहीं है वो आपको बताना है, विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान या फिर अनुशासनहीनता। जी हाँ, बताएं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, कमेंट करें। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय का ज्ञान अगर है शिक्षक के लिए तो क्या है, वो अधिगम को प्रभावित करेगा। अगर जो शिक्षक है उसके लिए विषय का अच्छे से ज्ञान है तो वो बच्चे को अच्छे से सिखा सकेगा, लेकिन जब उसे ज्ञान ही नहीं है तो वो कहाँ से सिखाएगा। ठीक है, तो ये एकदम से सही है। मनोविज्ञान का ज्ञान, बिल्कुल दोस्तों, मनोविज्ञान का ज्ञान होना शिक्षक की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, तो यानी कि ये वाला एकदम से सही होगा। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, बिल्कुल दोस्तों, हर बच्चे की जो कैपेसिटी है वो एकदम से अलग होती है, हर बच्चा यूनिक होता है, इसीलिए जो शिक्षक है उसे व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना चाहिए, एकदम से सही है। लेकिन अनुशासनहीनता से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, अनुशासनहीनता से इसका कोई तात्पर्य नहीं है दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा था नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जो होगा आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है। मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या फिर इनमें से कोई नहीं। कितना टफ प्रश्न है, प्रश्न का लेवल देखिए किस हिसाब का प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। तो बताइए, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए, यानी कि क्या होता है कि कोई बच्चा है वो अधिगम कर रहा है, यानी कि सीख रहा है चीजों के लिए, तो क्या है अधिगम पर, मतलब सीखते समय क्या है उसके माइंड में तनाव, उसके मन में तनाव अगर उत्पन्न हो जाता है तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है दोस्तों। ध्यान रखिए, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से उसका तनाव हो रहा है। तनाव कोई बाहरी रूप से नहीं होता है, आंतरिक रूप से होता है, मस्तिष्क से। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो होगा आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न को आपको बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही जीवन के सीखने के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ, बताएं। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्या कोहलर ने कहा है, स्किनर ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है? जी हाँ, बताइए, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, तो ध्यान रखिए, आपके स्किनर महोदय ने, किसने? स्किनर महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो थे स्किनर, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, पहले तो आप ये बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, किस पर प्रयोग किया आप सभी लोग जानते हैं, चूहे पर प्रयोग किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, आप सभी लोग जानते हैं। तो इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो थे, इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलता जो होती है वही आपकी सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोहलर ने चिंपैंजी यानी कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, आप सभी लोग जानते हैं। सूझ का सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्टवाद से संबंधित थे, आप सभी लोग जानते हैं। और टेनेरिफ नामक द्वीप पर इन्होंने प्रयोग किया था, ये भी आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया है। थॉर्नडाइक की अगर हम बात करते हैं तो थॉर्नडाइक कौन थे भैया? तो थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। ठीक है, परमाणुवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, निरंकुशवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों वुडवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक परिभाषा है, वो मैंने इसमें नीचे ली है, बहुत ही फेमस है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। ठीक है जी, अब बात करेंगे सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? वेरन का, डंडेकर का या जीन पियाजे का? आपको 3 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। जी हाँ, बताइए। सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, यह कथन किसका है दोस्तों? जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए, ये आपका बैरन का कथन नहीं है, जीन पियाजे का नहीं है, डंडेकर का है। ठीक है, डंडेकर या फिर आपको दांडेकर भी मिल सकता है कहीं पर। ठीक है, दांडेकर, तो आपको जो मिलेगा आप लगा देंगे, मैं आपको बता देता हूं, इसीलिए जहां पर भी डबल नेम आता है वहां पर मैं आपको बता देता हूं हमेशा। अब बात करेंगे दोस्तों, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि को अपनाया था? साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि या फिर ये सभी? जी हाँ, बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? यहां पर बात करेंगे किसके अनुसार? तो नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है कौन सी विधि को अपनाया था। तो ध्यान रखिए, जांच पड़ताल नहीं था, तार्किक नहीं था, साक्षात्कार विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं जो होगा आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न को आपको बताना है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर विकास इंगित करती हैं? तो आपको बताना है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कठिन है, बहुत कठिन है दोस्तों। यदि आपने पढ़ा है तो सिंपल है, और नहीं पढ़ा होगा इस प्रश्न के लिए तो बहुत ही टफ प्रश्न है। जी हाँ, बताएं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये जो भावनाएं होती हैं वो किस अवस्था में आती हैं? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए, ये आपकी किशोरावस्था में अहम की भावना कहा जाता है। अहम की भावना किशोरावस्था कहा जाता है, पता है ना? तो इसीलिए क्या होगा, किशोरावस्था यानी कि अहम होता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं इस पैसे वाले का बेटा हूँ। तो ये क्या है, अहम की भावना होती है, और ये किस में आती है? आपकी किशोरावस्था में आती है। एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आपको बताना है कि अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना,
अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, या फिर आपका सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जी हाँ, बताएं। तो यदि हम बात करते हैं इस प्रश्न की, पहला ऑप्शन है सृजनात्मक सक्रियता में भाग लेना, बिल्कुल होता है दोस्तों, लेकिन आपको मोस्ट सुटेबल ढूंढना है पहले, तो इसीलिए आपको सभी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अपने जीवन को अधिक सुंदर बनाने। तो अरे भाई, अपना जीवन बनाना है क्या, विद्यार्थी का नहीं बनाना है, बालक का नहीं बनाना है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना एकदम से सही है, और सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना, यह भी एकदम से सही है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही ऑप्शन कटा, अब मोस्ट सुटेबल कौन सा हो सकता है। तो एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या होगा दोस्तों, ये सारे ऑप्शन एक ही में कंबाइंड हो जाएंगे। वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन के जो नए मूल्य हैं, नए विचार हैं और जो परिवर्तन है उनका स्वागत करना चाहिए। ये आपका एकदम से मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं कि बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, लचीला, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, पूर्व ज्ञान पर आधारित, या फिर वातावरण के अनुकूल। ठीक है, बताएं। नहीं होना चाहिए, ये बताना है आपके लिए। अगर हम बात करते हैं लचीला होना चाहिए, बिल्कुल पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की क्षमता के अनुसार होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होना चाहिए, एकदम से लचीला होना चाहिए, एकदम से सही है। भैया आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार कौन सा हो सकता है, तो आप कहेंगे पाठ्यक्रम जो है आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होना चाहिए और वातावरण के भी अनुकूल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें पूछा था नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग जानते हैं कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, इससे पहले दोस्तों अगर मैं आपकी बात करूं तो आप जो हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, लगे रहिए हमेशा। ठीक है, कभी भी ये मत सोचिए कि एग्जाम हट गया तो तैयारी बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं करना है, तैयारी में लगे रहिए कंटिन्यू। आपका टारगेट जो है वो बढ़ जाना चाहिए, आपका पहले जो टारगेट था उससे अब का जो टारगेट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस कर देना है, यानी कि आपको मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ा लेना है। अब आपको बताना है ये प्रश्न का उत्तर कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है। दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, परस्पर एकरूप अभिमुखता, अविकार संरक्षण अभिमुखता, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो प्रथम चरण है, तो आप सभी लोग जानते हैं अविकार तथा संरक्षण की अभिमुखता, ये तो नहीं होगा। परस्पर एक रूप की अभिमुखता, ये भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन फर्स्ट और आपका फोर्थ रह गया। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने कितने चरण दिए, तो उन्होंने कितने चरण दिए दोस्तों, उन्होंने 3 चरण दिए। कितने, 3 अवस्थाएं दी थी, यानी कि और प्रत्येक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा था। इस प्रकार से 6 उप अवस्थाएं बन जाती हैं, यानी कि 6 स्तर बन जाते हैं और 3 अवस्थाएं बन जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपका आ सकता है। और दोस्तों ध्यान रखें कोहलबर्ग से हर बार प्रश्न आता है, सीटेट एग्जाम में 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इधर जाइए, इधर आपको कोने में आई बटन देखेगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी कोहलबर्ग की। ठीक है, तो उसे पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, तो ध्यान रखिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो प्रथम चरण था वो आपका दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता थी। यानी कि बच्चा काम क्यों करता है, जब वो छोटा होता है तो वो काम क्यों करता है दोस्तों, तो वो काम करता है दंड की वजह से, कि अगर मैं आज का होमवर्क करके नहीं जाऊंगा तो शिक्षक मुझे मारेंगे, मेरी पिटाई लगेगी, इसीलिए क्या होता है, दंड एवं आज्ञा पालन का डर होता है उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए,
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।